प्रिय विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में ओरिलिया में रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल है उसको बिंदुवार अपने जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर मुख्य रूप से सेक्स ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्युला, फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्टोमा, फॉर्मेशन ऑफ इफायरा और इफायरा लार्वा और मेटामॉर्फोसिस, इन बिंदुओं के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका सेक्स ऑर्गन है, तो जो ओरिलिया है, ओरिलिया में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का अभाव होता है। इसमें टेस्टिस और जो ओवरी है वो देखने में समान लगते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। अच्छा, जो नर के टेस्टिस हैं, नर के टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं जो शरीर के बाहर निकलने वाली जो जल की धारा है उसके साथ माउथ और प्रोलाम्स की बेसल ग्रूव होती है उससे होकर बाहर निकलते हैं। अच्छा, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवा बनते हैं जो गैस्ट्रिक पाउच और जो इसकी ओवलाम्स की जो ग्रूव होती है उसके अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो सेक्स ऑर्गन हैं वो मेल और फीमेल इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। अंदर इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। फिर 2 नंबर पे अपने फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर जो पानी की धारा है या जो जल में तैरते हुए स्पर्म है, जब मादा जंतु के संपर्क में आते हैं तो वे अंदर प्रवेश करती हुई जो जल की धारा है उसके साथ गैस्ट्रिक पाउच में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही ओवरी से ओवा रिलीज होकर गैस्ट्रिक पाउच में आता है ये उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है, और कहाँ पर गैस्ट्रिक पाउच के अंदर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अच्छा, शरीर से बाहर बहती हुई जो वाटर करंट है उसके बाद में ये उसके साथ ये जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो गैस्ट्रिक बाहर आकर ओवलाम्स की ग्रूव में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, जहाँ इसमें इसके आगे का डेवलपमेंट है वो होता है, और ये जो इसके सिलेटेड प्लेनुला लार्वा का विकास होता है, यहाँ तक इसके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ है? गैस्ट्रिक पाउच के अंदर होता है, और डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? ग्रूव ऑफ ओरलार्म्स, जो ओरलार्म्स की जो खांच है या जो उसकी केविटी है उसके अंदर इसके जो आगे की डेवलपमेंट की क्रिया है वो संपन्न होती है। फिर उसके बाद में अपने जो 3 नंबर में इसमें दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्युला लार्वा। तो इसके अंदर जो प्लेन्युला लार्वा की फॉर्मेशन है उसके अंदर अपने अगर चर्चा करें तो सबसे पहले क्या होता है? क्लीवेज की घटना होती है। क्लीवेज या जिसे अपने विदलन कहते हैं, तो ये घटना होती है। और जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर जो क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है? होलोब्लास्टिक इक्वल टाइप का क्लीवेज इसके अंदर पाया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के जो बाद में जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जाइगोट है वो ओवलाम्स की जो केविटी है वहाँ पर आकर चिपक जाता है और फिर प्लेनुला के अंदर डेवलप होता है। अच्छा, जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक इक्वल टाइप का है अंदर, और क्लीवेज के फलस्वरूप एक इसके अंदर ठोस जो बोल के रूप में स्ट्रक्चर बनती है जिसे अपने मोरुला कहते हैं। फिर ये जो मोरुला स्टेज है उसके अंदर एक केविटी का निर्माण हो जाता है, और वो केविटी क्या कहलाती है? इसकी ब्लास्टोसील कहलाती है। और ये स्टेज कौन सी होती है? ब्लास्टुला स्टेज होती है। अच्छा, जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के अंदर गेस्टुलेशन के द्वारा गेस्टुला का निर्माण हो जाता है, और ये गेस्टुलेशन जो गेस्टुला है वो क्या होता है? इसकी जो सेल्स हैं उनके अंदर इन्विजनेशन के द्वारा होता है। तो कोशिकाएं हैं वो, जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में देखो जाइगोट, जाइगोट के बाद में इसकी 2 से 4 सेल स्टेज है ना, फिर 4 सेल स्टेज है वो क्या है? बहुत अधिक
डेवलप होकर कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है। ऐसा मान लेते हैं कि जो ठोस होता है उसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, तो वो मोर्गेज है। फिर उसके अंदर ब्लास्टोसील का निर्माण होता है, तो ये इसकी ब्लास्टुला होती है। और ब्लास्टुला इसके अंदर क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। अच्छा, फिर ये जो सिंगल लेयर्ड सेल है उसके अंदर क्या होता है, गेस्टुलेशन की क्रिया होती है। तो इसकी जो सेल्स, जहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से जो सेल्स अंदर की तरफ इन्विजनेट करती हैं और ये डबल लेयर गेस्टुला के रूप में डेवलप हो जाती है, जिसमें बाहर की सेल्स है और अंदर की सेल्स है। बाहर की सेल्स है वो एक्टोडर्म सेल्स होती है, और जो अंदर की एंडोडर्म सेल्स है वो इसके अंदर गेस्टोडर्म सेल्स के रूप में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर ये गेस्टुलेशन की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, फिर इसके बाद में जो आगे इसमें है फॉर्मेशन ऑफ प्लेनुला लार्वा। तो जो प्लेनुला लार्वा है उसमें गेस्टुलेशन कंप्लीट होने के बाद में इसके अंदर जो डबल लेयर्ड जो भ्रूण होता है वो क्या करता है, इलोंगिनेट हो जाता है, या ऐसे कहते हैं कि दीर्घीकरण की क्रिया होती है उसके अंदर, तो वो लंबा हो जाता है और जो इसका ब्लास्टोपोर होता है वो बंद हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में इसकी जो बाहरी एक्टोड्रम उसके ऊपर क्या होता है, सीलिया बन जाते हैं, सीलिया ओरिजिनेट हो जाते हैं, और अब इसे अपने क्या प्लेनुला लार्वा कहते हैं। अच्छा, जो फीमेल ओरिलिया की जो ओरलान्स है उनके ऊपर ये प्लेनुला लार्वा समूह के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। तो इससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इसकी फीमेल ओरिलिया है। अच्छा, इसके पश्चात जो ये जो मात्रक जंतु है उससे अलग होकर स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लग जाता है। तो ये इसकी प्लेनुला स्टेज है। फिर प्लेनुला के बाद में इसकी जो आगे की स्टेज है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइफिस्टोमा। तो जो प्लेनुला लार्वा है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद में कुछ समय के लिए ये तैरकर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता रहता है। अगले चौड़े जो इसका एबोरलैंड है वहाँ से किसी सबस्ट्रेटम या किसी आधार पर चिपक जाते हैं। अच्छा, अब जो सीलिया होते हैं उसके अंदर जब सबस्ट्रेटम से ये चिपक जाते हैं तो सीलिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और जो लार्वा है, लार्वा का स्वतंत्र सिरा जहाँ पहले ब्लास्टोपोर क्लोज हुआ था वहाँ पर माउथ का निर्माण होता है, माउथ बन जाता है। इसके पश्चात लार्वा लंबा हो जाता है और लगभग 5 mm लंबी तुरही के आकार का रचना का निर्माण करता है, जिसे अपने हाइड्रा के समान जो पोलिप स्टेज है उसके अंदर कायांतरित हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं। और फिर इसका जो प्रारंभिक भाग है जहाँ पर ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है वो संकरा होकर एक स्टोक की भांति बन जाता है, एक वृंत की भांति बन जाता है, जो चिपचिपे बेसल डिस्क द्वारा सबस्ट्रेटम या जो आधार है उससे चिपका रहता है। अब इसके बाद में जो मुख है, मुख के चारों ओर टेंटिकल्स का निर्माण होता है, जो कि बडिंग के द्वारा इसके अंदर टेंटिकल्स बन जाते हैं। अच्छा, जो टेंटिकल्स बनते हैं उसमें सबसे पहले 4 पररेडियल टेंटिकल, उसके पश्चात 4 इंटररेडियल टेंटिकल्स और अंत में 8 एड्रेडियल टेंटिकल्स का निर्माण होता है। इस प्रकार कुल 16 लंबे और पतले टेंटिकल्स बनते हैं इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद में माउथ और मेनिब्रियम फॉर्मेशन की बात करें तो माउथ होता है वो माउथ वर्गाकार हो जाता है इसका, और इसके किनारे हैं वो लंबे होकर एक छोटा मेनिब्रियम बना लेते हैं। इस स्टेज में लार्वा वही तुरई की आकार की पोलिप के समान दिखाई देने लग जाता है, और इसे अपने हाइड्रोट्यूबा या साइफिस्टोमा कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में इसकी जो और डेवलपमेंट है उसमें गैस्ट्रिक रिजेस और जो सेप्टल फनल्स हैं उनका निर्माण होता है। तो जो इसकी एंट्रोन कैविटी या जो एंट्री कैविटी है, एंट्री कैविटी की जो एंडोड्रम है वो 4 इंटररेडियल लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस के रूप में उभर आती है, जिसके द्वारा एंट्री कैविटी 4 पाउचेज में विभक्त हो जाती है, और इन रिजेस को गैस्ट्रिक रिजेस कहते हैं। ये साइफोस्टोमा की एक विशेषता है, साइफोजोआ है, ऑर्डर जो साइफोजोआ है उसकी विशेषता है। इसी के साथ साथ माउथ और टेंटिकल्स के एक्टोड्रम इन्विजिनेट होकर 4 इंटररेडियल फनल के समान गड्ढे बनाते हैं, जिन्हें सेप्टल फनल कहा जाता है, और ये गैस्ट्रिक रिजेस के अंदर
धसे हुए दिखाई देते हैं, उसमें धसे रहते हैं। अच्छा, जब साइकोस्टोमा फीडिंग और ग्रोथ करता हुआ लगभग 12 mm का हो जाता है तो इसी अवस्था में कई महीनों तक रह सकता है। अच्छा, कभी कभी जो लेटरल बडिंग के द्वारा, ये जो साइकोस्टोमा है लेटरल बडिंग के द्वारा मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करता हुआ नए हाइड्रोट्यूबा को जन्म देता है, और ये जो हाइड्रोट्यूबा है वो अंत में हाइड्रा की भांति अपने पेरेंट जंतु से पृथक हो जाता है। तो ये इसकी बडिंग की क्रिया के द्वारा ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो संपन्न करता है। अच्छा, इसके बाद में इसमें फॉर्मेशन ऑफ इफायरा। तो जो इफायरा लार्वा है, तो जो इफायरा लार्वा है उसमें क्या होता है, एक स्टोबिलेशन की क्रिया होती है। तो ये जो स्टोबिलेशन की क्रिया है वो हेमंत और जो शरद ऋतु है उसमें साइकोस्टोमा में बडिंग की एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें ये ट्रांसवर्स फिशन के द्वारा होती है, जिसे अपने स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। तो जो ये जैसे आधार से चिपक गया, फिर आधार के बाद में ये जो घटना है वो है स्ट्रोबिलेशन की। तो ये जो ये देखो यंग स्ट्रोबिलेशन है, स्ट्रोबिला दिखा रखा है, तो ये स्ट्रोबिलेशन की घटना है। तो इसके अंदर ये जो हेमंत और शरद ऋतु है, उसके अंदर ये जो साइकोस्टोमा है वो क्या करता है, ट्रांसवर्स रूप से बडिंग करता है, ऐसा मान लेते हैं। और फिर ये प्लेट्स के रूप में उसमें धीरे धीरे ट्रांसवर्स प्लेट्स बनती जाती है। तो यही घटना है वो क्या कहलाती है, स्टिमुलेशन की घटना कहलाती है। अच्छा, इसकी बॉडी के जो दूरस्थ पार्ट है, दूरस्थ सिरे पर रिंग की भांति ट्रांसवर्स खांच की एक श्रृंखला बनती जाती है और वो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब जीव छोटी छोटी एक के ऊपर एक रखी हुई प्लेट या डिस्क के रूप में प्रतीत होने लग जाता है, और इस अवस्था में खंड साइकोस्टोमा को स्ट्रोबिला और उसके प्रत्येक खंड को इफायरा कहते हैं। जो पूरा जंतु है वो तो स्ट्रोबिला कहलाता है, और जो प्रत्येक खंड जो इसमें ट्रांसवर्स फिशन के द्वारा जो बनती हैं प्लेट्स, वो जो डिस्क या प्लेट्स हैं वो क्या कहलाती है, इफायरा कहलाती है। अतः जो सब की सब जो इफायरा है वो एक दूसरे के ऊपर धागे से दृश्य रचना, जैसे अपने इंटररेडियल मिजेंट्री या जो टिश्यू, इसके जो टिश्यू स्ट्रैंड होते हैं उसके रूप में जुड़ी रहती है। अच्छा, जब ये तो इसके जो धागे हैं वो झटके के साथ सिकुड़कर जगह जगह से टूट जाते हैं, और अब ये जो पेरेंटल स्ट्रोबिला है उसकी दूरस्थ इफायरा जो डिस्टेंस हुई अलग हो जाती है। स्ट्रोबिला से स्ट्रोबिलेशन द्वारा लगभग 12 इफायरा का निर्माण होता है। तो ये जो इसके अंदर है, जैसे इसका ये तो यंग स्ट्रोबिला हो गया, फिर उसका अडल्ट स्ट्रोबिला, फिर ये इससे पृथक होती है, हो जाती है। इफायरा के पृथक हो जाने के बाद में जो साइकोस्टोमा है, साइकोस्टोमा के जो आधारी अविखंडित भाग जिसके अंदर स्टोबिलेशन नहीं हुआ, क्या होते हैं, नए टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है, और अब ये पोलिप या हाइड्रोट्यूबा की भांति जीवित रहता है। और ग्रीष्म ऋतु आने पर ये फीडिंग और ग्रोथ करके और बडिंग द्वारा मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करता है, और लगातार इसमें विभाजन होता है। अच्छा, फिर इसमें जो शरद ऋतु आती है तो स्टोबिलेशन द्वारा ये इफायरा उत्पन्न करता है और कई वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये जो साइकोस्टोमा है ये क्या है, इसका स्ट्रोबिला बनता है, और स्ट्रोबिला है वो लगातार इफायरा के रूप में अलग होता है, और फिर जो नीचे का शेष अखंडित भाग बचता है वो दोबारा से फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें ग्रोथ होती है, और बडिंग के द्वारा नए स्ट्रोबिला का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर चलता रहता है। अच्छा, कुछ विशेष जो परिस्थिति होती है उनमें एक पूर्ण साइकोस्टोमा बिना इफायरा बनाए भी अडल्ट ओरिलिया में कायांतरित हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद में इसमें जो इफायरा लार्वा है, इफायरा लार्वा के अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये जैसे इफायरा लार्वा है, ये फिर आगे चल के एडल्ट मेडूसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो
ये जो डायग्राम है, ये इसका जो जैसे ऊपर वाला डायग्राम है वो तो क्या है, साइटोस्टोमा का है, वो डेवलप होता है। और फिर इसमें ये है इसका ओरिलिया का जो स्टोबलाइजेशन की घटना, और फिर उसके बाद में ये इसकी इफायरा लार्वा। तो जो इफायरा लार्वा है या ये लार्वल फॉर्म है इसकी, इफायरा इफायरा एक सुविकसित टेट्रारेडियल सिमेट्री वाली शिशु मेडुसोइड स्टेज है। अच्छा, इसके छत्र का जो किनारे या जो एंड वाला पार्ट है, तट है, वो 8 द्विशाखित लोब या आर्म्स में बंट जाने के कारण अत्यंत खांचदार होता है। अच्छा, इन लोब्स में 4 परेडियल, 4 इंटरेडियल और 8 एड्रेडियल खांच द्वारा एक दूसरे से पृथक होता है। तो इसके अंदर अपने को जो लोब्स दिखाई दे रही है इसकी, वो ये हैं। तो ये इसके अंदर इसकी जो बाइफिड लोब्स हैं वो हैं जो 4 परेडियल स्टेज पे है, 4 इंटरेडियल स्टेज पे है, और फिर इसकी 8 है वो कौन सी है, एड्रेडियल है। तो इस तरह से इसके अंदर खांच बनती है। अच्छा, बाइफिड लोब से एक जोड़ी मार्जिनल लिपिड्स बन जाते हैं। जैसे एक इसकी बाइफिड लोब है, उसको देखें तो ये अंदर की तरफ इसके अंदर खांच का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है, इसकी मार्जिनल लिपिड्स बन जाते हैं। और इन लिपिड्स के मध्य में एक वो जैसे स्ट्रक्चर रूप से अपने पहले देख रखा है ना, एक छोटा टेंटिकल पाया जाता है जो टेंटिकुलोसिस्ट या रोपेलियम का रूप ले लेता है। अच्छा, इफायरासिस साइफोस्टोमा के स्टमक का एक छोटा भाग गैस्ट्रिक रिज सहित होता है इसमें। अच्छा, एक सम्ब्रेलर सरफेस की बात करें तो एक सम्ब्रेलर सरफेस की ओर जो स्टमक बंद हो जाता है, हाँ, ऊपर जो इसका स्टमक वाला पार्ट है वो बंद हो जाता है, किंतु जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है, नीचे वाला भाग जो ओरल सरफेस की तरफ है, वो जो स्टमक वाला भाग है इसका वो खुला रहता है। अच्छा, सब अम्ब्रेलर सरफेस की और स्टमक के किनारे वृद्धि करके मेन्यूब्रियम का निर्माण करते हैं, और उसके शीर्ष पर एक चार कोणी युक्त है ना, चतुर्भुजीय माउथ बन जाता है। अच्छा, इसकी जो विस्तृत जो एंट्रोन कैविटी है वो 8 भुजाओं के अंदर शाखित परेडियल और इंटररेडियल कैनाल्स का रूप ले लेती है। इसके बाद में जो एड्रियल कैनाल्स है वो भी बन जाती है। गैस्ट्रिक रीजन्स के स्थान पर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स बन जाते हैं, और संभवतः 8 इंटररेडियल सेप्टल से सबजेनाइटल पिंट, जो सबजेनाइटल पिंट है, जो इसकी जो चारों जो सेप्टल फनल्स हैं वो सबजेनाइटल पिट्स की भांति बने रहते हैं इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद में जो इसका मेटामॉर्फोसिस की बात करें या जो कायांतरण है, कायांतरण की बात करें तो कायांतरण में फैरा है, छोटे छोटे जीवों को खाता हुआ समुद्र के अंदर, समुद्र के जल में जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है इसका म्यूजोग्लिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के अलावा से सभी भागों की जो गैस्ट्रोडर्मिस है उनके दोनों जो लेयर्स हैं वो परस्पर जुड़कर एक ठोस लेमिला की भांति या जुड़ जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं, और जिसे गैस्ट्रोडर्मल लेमिला कहते हैं अपने। अच्छा, एड्रेडियल जो पार्ट्स हैं या जो इसकी एड्रेडियल रेज हैं उन भागों के अंदर क्या होती है, तेज़ी से वृद्धि होने से 8 रेज वाले जो एफायरा का जो मार्जिनल पार्ट है या जो छत्र है वो अडल्ट मेडुसा की भांति वर्ताकार प्लेट के समान दिखाई देने लग जाता है। जैसे इसमें 4 ओरलार्म्स और असंख्य जो मार्जिनल टेंटिकल्स हैं उनका निर्माण हो जाता है, ये अडल्ट ओरिलिया बन जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस के बाद में इसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो पीढ़ी का एक अंतरण है वो पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी एक ही पीढ़ी के अंदर लैंगिक और अलैंगिक जो दोनों अवस्थाएं हैं वो होती है, जो कि एकांतर रूप से चलती है। तो ओरिलिया का जो डेवलपमेंट है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो स्वतंत्र तैरता हुआ एडल्ट ओरिलिया ओबिलिया की मेडुसोइड स्टेज की भांति होता है, जो कि ओवा और स्पर्म को उत्पन्न करता है, और फिर इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल जनरेशन का निरूपण करता हुआ ये नई पीढ़ी या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करता है। अच्छा, फर्टिलाइज्ड एग
जो इसका फर्टिलाइज्ड एग है या जो जाइगोट है वो एक फ्री लिविंग सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा स्टेज से गुजरता हुआ स्थानबद्ध पोलिपोइड फॉर्म साइफोस्टोमा को जन्म देता है। तो जो प्लेनुला लार्वा है वो स्वतंत्र रूप से तैरता है, फिर ये किसी आधार पर चिपक जाता है और साइफोस्टोमा को जन्म देता है। ये साइफोस्टोमा है वो क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करता है। तो जो साइफोस्टोमा है इसकी एसेक्सुअल जनरेशन है जो ओबिलिया कॉलोनी की पोलिपोइड स्टेज के समान होती है, और ये पीडी स्टोबलेशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। इसके अंदर क्या होती है, बडिंग की क्रिया भी होती है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, स्टोबलेशन होती है, खंड बनती है, तो एफायरा लार्वा का निर्माण होता है ना। तो ये जो एफायरा लार्वा फॉर्मेशन है वो क्या है, इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना है, और ये एफायरा है वो पृथक होते रहते हैं, और जो फिर बाद में ये प्रत्येक जो एफायरा है वो क्या होता है, अडल्ट ओरिलिया के अंदर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बदल जाता है। ऐसा मान लेते हैं कि ये अडल्ट ओरिलिया में कायांतरित हो जाता है। तो ये लगातार इसके जीवन के अंदर घटना चलती रहती है। फिर ये जो अडल्ट ओरिलिया है वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा लार्वल फॉर्म इसकी प्लेनुला आती है, फिर वो किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है, फिर इसके अंदर क्या होती है, इसकी साइफोस्टोमा स्टेज आती है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हुई बडिंग के द्वारा नए जंतु का निर्माण, और फिर उसमें क्या होता है, स्टोबलेशन के द्वारा एफायरा का निर्माण होता है। फिर ये एफायरा अडल्ट ओरिलिया में कन्वर्ट होता है, और ये एकांतर इसमें लगातार चलता रहता है। ये इसका क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, या जिसे अपने पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं, जिसमें एक ही पीढ़ी के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों घटनाएं होती रहती है। तो ये अपना जो ओरिलिया या जेलीफिश या जिसे मून जेली भी कहते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल, तो ये अपना टॉपिक है वो ओरिलिया की जो स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ये हो गया है। और इसके बाद में जो अगला वीडियो है उसके अंदर अपने जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर बहुरूपता पाई जाती है ना, तो वो अपने देखेंगे। थैंक यू।